तो सर हमको देखिए, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं कहां से कह रहा हूं बताता हूं आपको। हम पुकार रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन आप कार सेवा करने मत दीजिए, मत दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने जाकर वादा किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। नतीजा क्या निकला? तो इसीलिए हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और जहां तक मेरी राय है, हमारी लीगल अभी जंग बाकी है, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रोविजंस है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। उससे कंप्लीटली वक्फ प्रॉपर्टी लूज करेगा वक्फ बोर्ड। यह मत समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी बच रही है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, और जितने वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा। ठीक है, मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं, जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा? क्या वक्फ को लेकर कुछ गोरख धंधे नहीं हो रहे थे? कुछ ऐसे गैर वाजिब क्लेम्स नहीं किए जा रहे थे कि संसद जो है, संसद के आसपास की जमीन ये भी वक्फ की जमीन है, या प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ 55 बीघे जमीन वो वक्फ की है? इस तरह के दावे भी किए जाते हैं। संदीप साहब, दुनिया में बहुत से दीवाने लोग हैं जिनकी रहने की जगह मेंटल हॉस्पिटल है। तो ऐसे दीवाने कोई बकवास बात कर देते हैं तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप उन लोगों को जिनको अपने बारे में होश नहीं है वो बकते रहते हैं बकवास। मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि हैदराबाद में हमारे पास एक ज़हीन आदमी है, वो क्या क्या कहते हैं आपको मालूम? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद अगर वक्फ बाय यूज निकाल दिया जाएगा तो वो मस्जिद चले जाएगी, वो आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूं। दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज हैं जो दिल्ली एलडीओ के पास हैं। अगर ये लॉ बरकरार रहेगा, अभी तो स्टे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो चले जाएंगी। हाँ। आज दिल्ली में 180 इंट्रीम रिलीफ मिला है, इंट्रीम रिलीफ मिला है। इसको देखिए, लीगल लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। अगर मैं खुशी से पागल हो जाऊं तो वो मेरा पागलपन है। हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि देखिए 48 के करीब अमेंडमेंट्स हैं। एक एक अमेंडमेंट के खिलाफ 44 अमेंडमेंट्स के खिलाफ मैंने रिसेंट रिपोर्ट दी है। आज भी कलेक्टर कहेगा किसी मुतवल्ली को कि तुम अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो तुमको 6 महीने की सजा मिलेगी। तुम कलेक्टर होता कौन है भाई किसी मुतवल्ली को बोलने के लिए कि ऐसा काम नहीं करोगे? कुछ भी लिख देगा, अनाप शनाप बोलेगा ऐसा कर दो। तो वो प्रोविजंस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। अब आप देखना ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ का नुकसान होगा। तो ये सब चीजें आज भी मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है। ये मत समझिए कि मैं तलवार मेरे गर्दन पर नहीं लटक रही है। नहीं, आज भी लटक रही है तलवार। नहीं, वो आपकी आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो कानून है, और ये मैं दर्शकों को बता भी दूं, उम्मीद, सरकार ने इसका नामकरण उम्मीद किया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद की किरण कुछ आपकी जगी है या नहीं? जो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट करता दिखाई दे रहा है। देखिए, उम्मीद का नाम तो एक फ्लावरी लैंग्वेज है। ये सब इस कानून के जरिए सरकार वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बड़ा एक दिलकश, दिल फरेब नाम दे दिया है, उम्मीद। अरे भैया, तुम 11 साल से मॉब लिंचिंग को रोक नहीं लगा रहे हो। तुम 11 साल से धर्म संसद के नाम पर अनाप शनाप बका जा रहा है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, ना आपके अलाइज के पास है। उसके बावजूद भी तरफे तमाशा ये है कि आप बड़ी बेहयाई के साथ आकर कहते हैं कि उम्मीद जगा रहे। कौन सी उम्मीद जगा रहे भाई? नहीं, पर जब चीफ जस्टिस, आप कौन सी उम्मीद जगा रहे हैं? आपका कौन सा? प्लीज हियर मी आउट। ओवैसी साहब, जब कोर्ट 3 जजों की जो ये बेंच थी, वो सवाल पूछती है सरकार से, सॉलिसिटर जनरल से, कि भाई ये कौन सा तुक है, कौन सा लॉजिक है कि